सीधा सा सवाल ये कि क्या लव जिहाद एक जुमला है? क्या मतलब लव जिहाद क्या वाकई सिर्फ एक जुमला है? एक जुमला है लव जिहाद, कपोल कल्पना है। लव जिहाद एक जुमला है। लव जिहाद सिर्फ एक मजहब को बदनाम करने के लिए है क्या? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गहलोत के एक बयान से उठा ये सवाल। अशोक गहलोत से जब लव जिहाद को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या, उनसे पूछा गया था सवाल कि क्या वो मानते हैं कि लव जिहाद एक सच्चाई है? श्रद्धा हत्याकांड को लेकर जिस तरह का माहौल है देश में, लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग हो रही है, उसी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या लव जिहाद एक रियलिटी है? क्या कहा उन्होंने, क्यों हम आज ये डिबेट कर रहे हैं, वो बयान सुनिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो बयान सुना दीजिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। क्या आप ये मानते हैं कि लव जिहाद एक रियलिटी? ये घटना है, घटना दुर्घटना है। ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं। आप इसको किसी रूप में ले लीजिए, ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर, उसका फायदा आपको मिल रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, संगठित करना हो, मॉब क्रिएट करना हो तो बड़ा आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान है, आग को बुझाने में वक्त लगता है। तो लव जिहाद एक जुमला है, जबकि श्रद्धा मर्डर केस के बाद बीजेपी दरअसल पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून की मांग कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि देश को आफताब नहीं, लव जिहाद के खिलाफ कानून चाहिए। लव जिहाद के खिलाफ गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदू बेटियों के खिलाफ लव जिहाद चल रहा है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दावा किया है कि श्रद्धा की हत्या लव जिहाद के तहत हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता राम कदम ने मांग उठाई है कि श्रद्धा केस की जांच लव जिहाद के एंगल से भी होनी चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि लव जिहाद जो है एक जुमला है और दरअसल एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस पर राजनीति की जा रही है। लव जिहाद पर देश में ऐसे वक्त बहस छिड़ी हुई है जब देश के 5 राज्य यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल, 5 राज्य धोखा देकर धर्मांतरण पर सख्त कानून बना चुके हैं। यूपी में लव जिहाद केस में पहली सजा हो चुकी है 5 साल की। 5 साल की सजा हो चुकी है अफजाल को, जिसने खुद का नाम अरमान कोहली बताया था, अरमान कोहली बना था, फिर उसके बाद सजा हो चुकी है। हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाने की कोशिश की थी। इसलिए सवाल ये कि क्या वाकई लव जिहाद जैसे गंभीर आरोप को बेहद आसानी से सिर्फ जुमला कहा जा सकता है? क्या ये जुमला है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, और क्या एक कम्युनिटी को, धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए यह शब्द गढ़ा गया है लव जिहाद? डिबेट शुरू करेंगे। मेरे साथ आपको बता दें बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ अश्वनी है, अश्वनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो मेरे साथ हैं। शुभरास्ता मेरे साथ है, कमरू चौधरी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, शादाब चौहान आपको नजर आ रहे हैं, और डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। पहले मैं अश्वनी उपाध्याय जी आपसे शुरू कर रहा हूं। जुमला है ये लव जिहाद? आप तो कानून की पढ़ाई, आपके पीछे भी आप लॉयर हैं, इतनी किताबें हम देख रहे हैं, समझाइए भाई हमको, लव जिहाद एक जुमला है और एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता, बीजेपी करती है? देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता के नाते यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं आपको कुछ लीगल बातें बताता हूं। बताइए कि अगर लव जिहाद कहिए या धोखे से विवाह कहिए या झूठ बोल के या पहचान छिपा के किसी को ब्लफ दे के, जैसे भी करके, अगर ये बात एकाएक पैदा हुई है तो मेरे हाथ में ये इंडियन पिनल कोड है 1860 का। मैकाले ने इसको ड्राफ्ट करना शुरू किया था 1857 में, ये तैयार हुआ था, लागू हुआ था 1860 में। इसमें सेक्शन 493 है। हमारे साथ हमारे मित्र बैठे हैं एडवोकेट, वो जानते हो तो क्रिमिनल के एक्सपर्ट है। सेक्शन 493 कहता है धोखा देके अगर आपने विवाह किया तो आपको 10 साल की सजा होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैकाले द्वारा बनाया गया 1860 में लागू हुआ इंडियन पिनल कोड है। तो अगर धोखे से विवाह नहीं होता था तो मैकाले को सपना क्यों आ गया? मैकाले ने इंडियन पिनल कोड में क्यों डाला? सेक्शन 493 देख लीजिए, उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे, वो क्या कहते हैं उनसे मैं जरूर एक सवाल पूछना चाहूंगा, और मैं आपको फैक्ट देता हूं। मैं न्यूज 18 के दर्शकों से कहूंगा एक बार आप गूगल करिए डेमोग्राफी ऑफ इंडिया,
अशोक गहलोत जी भी इसको गूगल करके देख लें, उनके चेले भी देख लें, राहुल गांधी भी देख लें। जिनको लगता है लफ्ज जिहाद नहीं है या भारत के सामने खतरा नहीं हुआ, उसको एक बार गूगल करें, डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। पूरी दुनिया में सारी कम्युनिटीज की संख्या बढ़ी, लेकिन सनातन धर्म जो कहता है सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, विश्व बंधुत्व, जो उस आइडियोलॉजी पे चलता है, उसके साथ हुआ क्या देखिए। 7वीं शताब्दी में, ये मेरे पास पेपर है, आप भी गूगल करके देख सकते हैं, 7वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। उस भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह भी आते थे। अगले साल 8वीं शताब्दी में जनसंख्या हो गई 39 करोड़। जनसंख्या बढ़ी नहीं, कम हो गई। अगले साल 9वीं शताब्दी में जनसंख्या 38 करोड़, फिर 1 करोड़ कम हुई। 10वीं शताब्दी में जनसंख्या फिर कम हुई 2 करोड़, ये मोहम्मद गोरी आ चुका है। 11वीं शताब्दी में 33 करोड़, 3 करोड़ कम हो गई, कंटिन्यू चल रहा है। 12वीं शताब्दी में 10वीं में महमूद गजनी आया, 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी आता है, जनसंख्या 33 करोड़ से सीधे 28 करोड़। 13वीं शताब्दी में 23 करोड़, 14वीं शताब्दी में 18 करोड़, 15वीं शताब्दी में 13 करोड़, बाबर आ चुका है 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में 14 करोड़, 17वीं शताब्दी में 14 करोड़। ईसा से 200 साल पहले भी भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी। 17वीं शताब्दी में भी भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी। इसका मतलब 1900 वर्षों में भारत की जनसंख्या बढ़ी नहीं, हिंदू बढ़े ही नहीं, एज इट इज रहे। दूसरा डेटा आपको देता हूं, अगर लफ्ज जिहाद नहीं है, सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश नहीं हुई, तो मैं आंकड़ों के साथ बताता हूं। बाबर आया 25,000 लोगों को लेके। बाबर अपनी बीबी लेके आया, ना उसके जितने सैनिक थे कोई भी अपनी बीबी लेके आए थे, सारे अकेले आए थे। और 15वीं शताब्दी में 25,000 सैनिक आए बाबर के साथ। आज की डेट में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 55 करोड़ से ज्यादा है, 60 करोड़। तो यानी बाबर के आने के पहले या गोरी के आने के पहले न पाकिस्तान में कोई मुस्लिम, न बांग्लादेश में कोई मुस्लिम, न भारत में कोई मुस्लिम। उसके पहले तो कोई मुस्लिम नहीं था। भाई मैं तो आज इसलिए समझने बैठा हूं, 20-25 मैं समझने बैठा हूं कि क्या ये रियलिटी है। अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए। कपिल मिश्रा भी जुड़ गए, शुभरास्ता भी जुड़ गए, बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि गजनी गोरी आने के पहले तो भारत में कोई मुस्लिम नहीं था। और भारत का मतलब न पाकिस्तान में कोई मुस्लिम, न अफगानिस्तान, न बांग्लादेश में कोई मुस्लिम, न भारत में कोई मुस्लिम। आज की डेट में भारत, पाकिस्तान, मुस्लिम की टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 55 करोड़ से ज्यादा। यानी 500 सालों में 25,000 बाबर के सैनिकों ने या गोरी के सैनिकों ने 55 करोड़ पहुंचा दिया। तो 25,000 से 55 करोड़ होना 20,000 गुना जनसंख्या बढ़ गई। और हिंदुओं के साथ क्या हुआ, 13वीं, मतलब आप ये देखिए कि 200 साल, ईसा से 200 साल पहले भी 14 करोड़ थी, 17वीं शताब्दी में 14 करोड़ थी, यानी 1900 साल में जनसंख्या वहीं की वही रही। मतलब तो हिंदू 1900 साल में बिल्कुल नहीं बढ़ा, मुस्लिम 500 साल में 20,000 गुना बढ़ गया। पॉपुलेशन कहां से आ गई है? अब वो रियलिटी अब क्या होता है, जब हम बीमारी को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे है या नहीं है, तो उसका इलाज कैसे करेंगे। मैं तो आज ये समझने बैठा हूं भाई कि जो लोग कहते हैं लव जिहाद नहीं है, वो क्या श्रद्धा के परिवार वालों की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं हाँ नहीं है? निकिता अंकिता के परिवार की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं नहीं होता है? भाई उनके परिवार वाले कह रहे हैं ना, कोई मीडिया थोड़ी ना कह रहा है। कपिल मिश्रा मेरे साथ है, शुभरास्ता है, डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, कमरुल चौधरी जी हैं, आप सबका स्वागत। लेकिन कपिल, मैं क्योंकि आपसे सवाल ले रहा हूं, लव जिहाद आप पर आरोप है, बीजेपी आप पर आरोप है, लव जिहाद जो है एक जुमला है, कम्युनिटी को टारगेट, एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ये टर्म गढ़ा गया है, जिहाद, लव जिहाद, और एक पूरी कम्युनिटी को ब्रश कर देते हैं आप लोग। कपिल मिश्रा बताइए भाई, आरोप है आप लोगों पर। देखिए अमन जी, लव जिहाद होता है या नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं जो लोग बोलते हैं कि होता है और जो लोग बोलते हैं नहीं होता है, आइए तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ और उन बेटियों के बयानों के साथ, जो बेटियां कह रही हैं कि उनके साथ हुआ, उसके साथ इस विषय पर एक देशव्यापी डायलॉग हो, एक देशव्यापी संवाद हो। अब हो क्या रहा है कि इस वर्ड को बोलने से ही मना कर दो, इसके ऊपर चर्चा करने से ही मना कर दो, ऐसा तो नहीं चलेगा। अब मैं उनका भी सम्मान करता हूं जो कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन उनकी बात स्वीकार नहीं की जाएगी जो ये बोलेंगे कि इसके ऊपर डिबेट ना हो। आप और मेरी बात नहीं सुनो, बेटियों की बात सुनो ना। देश भर में बेटियां क्या बोल रही हैं, जिन बेटियों के साथ धोखा करके कलावा बना, धोखा करके तिलक लगाया, धोखा करके नाम बताया, धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, बाद में हत्या कर दी, वो बेटियां भी तो अपना, उनके परिवार वाले भी तो अपना दर्द बता रहे हैं ना। और जो आज अशोक गहलोत जी ने बोला, अमन जी,
वो लव जिहाद भी उसमें बाद में आता है। अशोक गहलोत जी ने बोला कि श्रद्धा की हत्या एक दुर्घटना है। दुर्घटना शब्द आपको पता है, जैसे ही आप किसी चीज को एक्सीडेंट बोल देते हैं, दुर्घटना बोल देते हैं, उसमें से अपराध का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। एक्सीडेंट में सजा नहीं मिलती है, क्राइम में सजा मिलती है, अपराध में सजा मिलती है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए हैं, उसको क्या दुर्घटना या एक्सीडेंट बोला जाएगा या मर्डर और क्राइम बोला जाएगा? और क्या मजबूरी है अशोक गहलोत जी की कि अभी तो उसके पूरे टुकड़े भी नहीं मिले और आपने आफ्ताब को क्लीन चिट दे दी, उसको बचाने के लिए इसको एक्सीडेंट बताना शुरू कर दिया है। और एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं कि श्रद्धा का नाम अगर शबनम होता तब भी क्या अशोक गहलोत जी इसको दुर्घटना बोलते? तब तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की गाड़ियां खड़ी होती श्रद्धा के परिवार के दरवाजे नहीं के नहीं, बार सामने। बार कपिल तो आरोप, ये कपिल क्यों किया जा रहा है? मुझे पता आपको जाना, बस एक और सवाल कपिल, दरअसल आरोप ये लगता है आप लोगों पर, इसके साथ आपने पूरी एक कौम को जनरलाइज करके पेंट कर दिया, ब्रश कर दिया जिहाद कह के। ये है धोखा देकर शादी, धोखा है, तो हर कम्युनिटी में ये चीजें हैं। बार बार ये तर्क शादाब भी देंगे, शायद कमरू भी देंगे। यही सवाल उठता है कि जब आप धर्म ढूंढ लेते हैं, लव जिहाद धर्म ढूंढ लिया आपने आरोपियों का, या जिन पर आरोप है 35 टुकड़े करने का, वो आफ्ताब है, आफ्ताब जल्लाद है, कसाई है, उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन पूरी कम्युनिटी को ब्रश कर देते हैं आप लव जिहाद कहकर। ये आरोप लगता है आफ्ताब के साथ कोई नहीं है। अमन जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कहता हूं, लव और लव जिहाद का फर्क है। प्रेम होगा तो 35 टुकड़ों में नहीं काटी जाएगी बेटी। प्रेम होगा तो संबंध बनाने से पहले झूठा नाम नहीं बताया जाएगा। प्रेम होगा तो धर्म नहीं छिपाया जाएगा। प्रेम होगा तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं डाला जाएगा। प्रेम होगा तो धर्म परिवर्तन नहीं होगा तो तेरे को ट्रिपल तलाक दे दूंगा। इस प्रकार के केसेस देश में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और लव जिहाद टर्म कहां से आया? हमने तो नहीं दिया, केरल हाईकोर्ट ने यह टर्म दिया। केरल हाईकोर्ट ने यह बात बोली कि लव जिहाद के केसेस आ रहे हैं। वहां की क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन पेटिशन लेकर गई कोर्ट के सामने। ये तो नहीं है कि हम लोग लेकर गए हैं। तो केरल के क्रिश्चियन संगठन भी झूठ बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के क्रिश्चियन संगठन भी झूठ बोल रहे हैं, ब्रिटेन में, स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में वहां की गवर्नमेंट और वहां की ऑर्गेनाइजेशन भी झूठ बोल रही है, और हम भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सच खाली वही बोल रहे हैं जिनके खुद के परिवार के लोग इन केसेस में अंदर जा रहे हैं। लव जिहाद एज ए फिनोमिना ग्लोबली अब लोग इसको एक चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं अमन जी, आपके चैनल के माध्यम से, लेट्स डिबेट, लेट्स डायलॉग, लेट्स हियर द पेन एंड पेनफुल स्टोरीज ऑफ दोज गर्ल्स जिनके साथ ये हुआ है। इसके बारे में बात, इसको दरी के नीचे छुपाने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में बात करो, केस बाय केस बात करो, एज ए जनरल फिनोमिना बात करो। 5 राज्यों को कानून बनाने की जरूरत पड़ी ना आखिर इस देश के अंदर? आज लीगल है ना ये टर्म, कोर्ट भी बोल रहा है कि होता है, विधानसभाएं भी बोल रही हैं कि होता है, ग्लोबल दुनिया के अलग अलग देशों की पार्लियामेंट 5 साल की सजा हुई है, चर्च बोल रहा है कि होता है। पहले केस में सजा हुई है 5 साल की, लव जिहाद के पहले केस में सजा हुई है 5 साल की। तो मुझे ये लगता है कि आज ये डिबेट नहीं है कि लव जिहाद होता है कि नहीं होता है। आज ये डिबेट है कि अपनी बेटियों को लव जिहाद से कैसे बचाया जाए, ये चुनौती है और पूरे देश के सामने है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि नहीं होता, अगर आप मुस्लिम समाज से हैं तो आइए, मैं एक कमेंट रोकने के लिए साथ में मिलकर प्रयास करते हैं। शादाब हैं, सुमैया राणा जी भी मेरे साथ है समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर रिजवान और कमरू, सबका, कमरू भाई भी हैं, सबका एक कमेंट में एक करके जल्दी लेता हूं। पहले कमरू जी, कमरू चौधरी, कांग्रेस पार्टी के नेता, क्योंकि आप ही से शुरुआत मुझे शायद करनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता अशोक गहलोत जी ने कहा है लव जिहाद जुमला है। अभी भी आपको लगता है कि जो श्रद्धा, निकिता, अंकिता, इतने नाम हैं, आपको लगता है कि लव जिहाद एक जुमला है और ये सिर्फ टारगेटिंग होती है एक कम्युनिटी की? और जो कपिल ने बोला कि अगर श्रद्धा नहीं शबनम होती तो आप ये लोग नहीं बोलते? नहीं, कपिल भाई शायद निकल गए, 2-4 बातें उनको भी बोलना था, मेरे को निकल गए, खैरल वो सुन लेंगे। लेकिन एक बात बताओ अमान जी, आज का जो घटना है आजमगढ़ का, आराधना प्रजापति, उसको मार कर, उसका हत्या करके, उसको काट कर, उसका बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह में फेंका गया। किसने किया? प्रिंस यादव नाम का एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ। वो कौन सा धर्म से बिलोंग करता था? वो क्या मुसलमान था? मेरा ख्याल से तो नहीं। लेकिन देखिए, इस तरह से घटना जो है कि बड़ा घटना है, और ये सब को जो है कि किसी तरह से कोई धर्म इसका जगह नहीं देती है। आपको समझना होगा अमन भाई कि इस टाइप का घटना बहुत ही घिनौना हरकत है, कोई भी करता है। इसके साथ में धर्म के साथ में जोड़ना और लव जिहाद का एंगल देना बहुत गलत है। लव जिहाद के लिए देश में बहुत सारा कानून बना हुआ है। अगर कोई किसी से धोखाधड़ी से शादी करता है वो कानूनन जुल्म है,
लेकिन मेरे को एक आंकड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे उपाध्याय जी पे बैठे हुए हैं, आज पूरा देश भर में कितना परसेंटेज इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो रहा है? मात्र 2.5% हो रहे हैं। उसमें से रजिस्टर्ड 2.5% पूरा भारतवर्ष में है। लेकिन ये तो कहीं नहीं बोला गया कि वो 2.5% में किसी का हत्या हो गया। हत्याएं तो होती रहती है, बड़ा दुखद है, कोई भी घटना इस तरह का दुखद है। लेकिन जिस तरह से ये जो राइट विंग इकोसिस्टम जिस तरह से फैलाना चाहता है कि आज हिंदू का बेटी खतरे में है, तो उसी तरह से एक मुसलमान का भी बेटी खतरे में है। किससे? एक क्रिमिनल से खतरे में है। इस बात को एहसास दिलाना बहुत जरूरी है देश भर में। आज उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किए, वो मामला को आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने फोर्स रिलीजियस कन्वर्शन पे एक मामला दायर किया, 5-6 उदाहरण दिया। 5-6 उदाहरणों में सब कोई उदाहरण जो दिए वहां पे सबको जो है हियरसे पे दिया हुआ है। कोई सबूत, कोई आधार, कोई क्रिमिनल केस जिसके बेसिस में हुआ हो, गलत साबित हो रहा है सब कुछ। तो कौन सा बेसिस में मैं मान लूं कि देश में एक ऑर्गेनाइज तरीका से एक लव जिहाद चल रहा है यहाँ पे भारत में? मान ले आज 135 आपका सवाल है, 135 करोड़ जनता, ठीक है कमरू जी, आपका सवाल है कि करके शादी कर लेता है। मेरे पास कोई ऐसे फैक्ट्स हो कि मैं ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, क्योंकि क्या होता है डिबेट में बार बार, पिछली बार भी एक गेस्ट थी, उन्होंने बताया कि 138 मामले हैं, 138 मामले हाल फिलहाल में, और सब जो मारने वाले सबका धर्म एक, और जो मरने वाली बच्चियां सबका धर्म एक। तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है, मैं मान रहा हूं आपकी बात। इट माइट बी ए कोइंसिडेंस। मैं समझ रहा हूं ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि मरने वाली सारी एक धर्म की बच्चियां और मारने वाले सब एक धर्म के। ज्यादातर मामलों में 138 केसेस कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप करना। नहीं एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, मैं डॉक्टर रिजवान अहमद के पास इसलिए जा रहा हूं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो बेहतर बता सकते हैं सर। ये तो दरअसल गलत है। अमन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो, एक बहुत बड़ा एक आप पत्रकार हो, आप ये बताओ किस तरह से जनरलाइज करना गलत है। ठीक है सर, मैं सवाल ले रहा हूं ना आगे। 20 करोड़ मुसलमान, मैं समझ रहा हूं आपकी कमरू भाई, मैंने तो बोला ही नहीं ना, मैं तो कह रहा हूं जनरलाइज अगर किया जा रहा है तो क्या गलत है क्या सही है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। सवाल तो मैं पूछ ही सकता हूं ना। डॉक्टर रिजवान अहमद, जनरलाइज कर दिया जाता है, लव जिहाद टर्म जो कॉइन की गई है, दिस इज टू टारगेट अ कम्युनिटी। फिर शुभ रास्ता आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कमरू चौधरी भाई, उन्होंने बोला भाई देखिए हत्याएं होती रहती हैं, इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो फिर देश में लिंचिंग भी होती रहती है, रोड रेज होता रहता है। सीट के लिए जब एक मुसलमान लड़का मारा गया ट्रेन में, तो आपने मातम शुरू कर दिया, मुसलमान माना गया है। बिहार में जब भैंस चुराने के लिए 2 मुसलमानों की लिंचिंग हुई, भैंस चुराने के लिए, तो उस दिन वो आपको चोर, तो मैं भैंस चुराने की बात कर रहा हूं, अभी काऊ मीट पे नहीं आ रहा हूं, होल्ड करिए। तो जब भैंस चुराने के लिए जब लिंचिंग हुई, तो आपको वो दाढ़ी वाला चोर नजर नहीं आया, मुसलमान नजर आया। तो भाई आपको वो भी उस दिन चोर नजर आना चाहिए था, मुसलमान नजर नहीं आना चाहिए था। ठीक। जब उत्तर प्रदेश में दलित लड़की की बलात्कार कर करके हत्या हो जाती है, तो आपको दलितों से प्रेम हो जाता है, लेकिन जब राजस्थान में होती है, जहां के आंकड़े सबसे बुरे हैं, उस टाइम आप चुप हो जाते हैं। तो मौके पे चौका आप भी मारते हैं ना, तो मौके पे चौका दूसरे को भी मारने दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक मूल बात पूछता हूं, अगर एक मुसलमान, जो मुसलमान ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मान करता है, भारत माता के आइडिया में मानता है, वंदे मातरम गाता है, जय श्री राम जय श्री कृष्णा में यकीन करता है संस्कृति के तौर पर, पहली चीज तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुनाफिक होगा, क्योंकि उसको तो मुसलमान माने नहीं जाएगा। अगर एक सच्चा मुसलमान है, अगर तुम ब्रह्मा विष्णु महेश में यकीन ही नहीं करते हो, अगर तुम उस लड़की की आस्था में यकीन ही नहीं करते हो, अगर तुम्हें लड़की की आस्था मजाक लगती है, अगर तुम्हें लड़की जहन्नमी लगती है कि तुम्हारी बीवी मरने के बाद जहन्नमी जाएगी क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास रखती है, तो यार उससे तो लव हो ही नहीं सकता ना। तो कहने का मतलब यह है कि सच्चा मुसलमान मुनाफिक मुसलमान तो प्यार कर सकता है, पर जो ये टीवी डिबेट में आके सच्चे मुसलमान बनते हैं, इनको तो इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए कि मस्जिदों से ऐलान करना चाहिए
कि भैया हिंदू लड़कियों से दूर रहो, वो जहन्नमी हैं, उन्हें जहन्नम में जाना है, हमें जन्नत में जाना है, उन्हें दोजख में जाना है। आप लोग हिंदू मुस्लिम की शादी, जहां मुसलमान औरत निकाह पढ़ती है, हिंदू औरत, इसलिए शायद उसको प्रमोटी क्यों करते हैं? खत्म करिए, इसीलिए शायद खत्म। आ रहा हूं उस पे, आ रहा हूं। उसको आप पहले तो आप उसको डिस्करेज करिए, उसके खिलाफ फतवे दीजिए। और अगर आप ये मानते हैं कि भाई हिंदू लड़की अगर किसी मुस्लिम घर में जा रही है, उसको कन्वर्ट होना ही होना है, तो फिर मुसलमान लड़कियों के लिए भी ये ऐलान कर दीजिए कि बेटा अगर तुम्हें किसी हिंदू से प्रेम हो तो जाओ, कलावा बांधो, 7 फेरे लो और अपनी जिंदगी में खुश रहो। ये मोहब्बत की इलू आप एक तरफा क्यों चलाना चाहते हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता। तो रास्ता आप भी समझा दीजिए, लव जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम बार बार कहते हैं भाई हम बीमारी से तब निपटेंगे जब उसको एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ मैं बीमार हूं या प्रॉब्लम है, तभी तो दवाई दी जाती है ना। मानते ही नहीं है, जब है ही नहीं लव जिहाद, कपोल कल्पना है लव जिहाद और एग्जिस्ट नहीं करता है, जुमला है शुभ रास्ता लव जिहाद। एक एक करके सर, एक मिनट आ रहा हूं जी, भाई आऊंगा, सब एक एक करके बोलेंगे। शुभ रास्ता आपकी टर्न है, बोलिए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया वो इतना शर्मनाक बयान है। इसलिए शर्मनाक है क्योंकि एनसीआरबी की डेटा कहती है, आज मैं कोई हिंदू मुसलमान के चक्कर में बिना पढ़े फैक्ट्स के साथ बात करूंगी, कमरू जी से ही पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी के ही हैं, क्या ये सच नहीं है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जो भी हिंसा की वारदातें होती हैं वो देश भर में सबसे ज्यादा होती हैं? क्या ये बात सच नहीं है कि कुछ महीने पहले की बात है, जयपुर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने नारी मुक्ति जैसे कई सारे संगठनों ने मिल करके प्रोटेस्ट किया। 153 केसेस ऑफ लव जिहाद थे पूरे राजस्थान भर से। ये बात सच नहीं है? अगर कमरू जी तो बता दीजिए। इतनी बड़ी सच्चाई राजस्थान के सामने है, लेकिन आपके चीफ मिनिस्टर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? और उसके अलावा मैं तो लगातार, चूंकि डिबेट चल रही थी और मुझे पता था कि केस बाय केस यहाँ पे बात की जाएगी, तो मैं लगातार चेक कर रही हूँ। क्या चाकसू पुलिस स्टेशन में सलमान नाम के युवक ने एक्सेप्ट नहीं किया है, पुलिस स्टेशन में जाकर के, थाने में जाके एक्सेप्ट किया है कि हम लोगों को, हिंदू लड़कियों को जबरन शादी अगर हम करते हैं उनके साथ, या जिस भी तरीके से हम उन्हें फंसा करके शादी करते हैं, तो हमें 25 लाख का इनाम मस्जिद की तरफ से, जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी लव जिहाद संगठित रूप से करवा रहे हैं, वो देते हैं। ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। ये खबर राजस्थान के सभी हिंदी पत्र पत्रिकाओं में छपी है। क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि सवाई माधोपुर की वो नृशंस घटना जो हुई, मां के सामने बेटी को खींचकर गन पॉइंट पर ले जाया गया, जिसके लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी बैठे प्रोटेस्ट में, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि उदयपुर में जो पूरा केस जो हुआ कि एक महिला उदयपुर आती है, होटल इंडस्ट्री में काम करती है, जिस कैब वाले को वो कहती है रोज कि आप मुझे ड्रॉप कर दो, कंफर्टेबल हो जाती है उसके साथ, रोज उसको बोलती है कि मैं आप ही के कैब को लेकर के मैं ड्रॉप होऊंगी, वो लड़का अपने आप को राजू बनाकर उनके सामने आता है, दोनों में प्रेम संबंध स्थापित होता है, बाद में शादी होती है और शादी के बाद पता चलता है दीपावली के दिन कि वो राजू नहीं, वो शाहरुख है। और जब कन्फ्रंट किया जाता है तो कहता है हमारे धर्म में तो 4 शादियां जायज हैं। बात यह नहीं है कि आपके धर्म में 4 शादियां जायज है, बात यह है कि आपने अपना धर्म छुपाया क्यों? अगर आप प्रेम करते थे तो आपको राजू बनकर प्रेम करने की क्या जरूरत थी? जो भी लव जिहाद की सच्चाई को दरकिनार करना चाहते हैं अमन जी, मैं एक ही सवाल उनसे पूछ रही हूं। मैंने ये सवाल बार बार पूछा है कि आप बताइए कि क्या कभी हिंदू युवक ने या हिंदू युवती ने अपने धर्म को छुपा करके क्या कभी किसी मुसलमान से प्रेम किया है और बाद में कहा हो कि आप धर्म परिवर्तन कर लें? ये बात बिल्कुल जायज है। मैं मानती हूं, कमरू जी की भी मैं बात मानती हूं कि इंटरफेथ मैरिजेस बहुत हो रहे हैं। इंटरफेथ मैरिजेस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर्सनली अपने प्रोफेसर्स को जानती हूं जिन्होंने इंटरफेथ मैरिजेस के बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, लेकिन वहां पर धर्म को छुपाया नहीं गया, वहां किसी भी सिचुएशन में धर्म छुपाया नहीं गया। लेकिन अगर एक सोची समझी रणनीति के तहत छुपाया जा रहा है धर्म, लड़कियों को जबरन फंसाया जा रहा है और उसके बाद उन पे प्रेशर डाला जाता है कि वो कन्वर्ट करें, इस सच्चाई को देश का कोई भी नेता, संजीदा नेता कैसे इसको वो कर सकता है? सिरोही की घटना क्या हमें याद नहीं है? अलवर की घटना, मैं देखती जा रही हूं और मेरा रुआं सिहर रहा है।
भिलवाड़ा, सिरोही, ये सारी जगह ऐसी है, बेसिक गूगल सर्च से आपको मिल जाएंगी ये घटनाएं। तो क्या मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैंने भी इसलिए जानना चाहा कि डिनायल मोड में रहने से क्या होगा, मतलब क्या इससे ये भी अपीजमेंट का एक तरीका है? डिनायल में रहने से क्या होगा? क्योंकि डिनायल में अगर आप रहेंगे तो आप सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? मैं शादाब और समैया जी आपके पास आऊंगा, मुझे ब्रेक की मजबूरी है, फिर शादाब और समैया जी आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेक। ना दिवाली पर, ना ईद पर, इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ न्यूज़ 18 शोरील जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। हताहत होने की खबर नहीं। बेंगलुरु ब्लास्ट केस में कर्नाटक और तमिलनाडु में पुलिस की छापेमारी, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और आईसिस एंगल से जांच कर रही है सेंट्रल एजेंसियां। ओडिशा के जाजपुर में कराई स्टेशन पर पटरी से उतरी मालगाड़ी यात्रियों के लिए बने वेटिंग हॉल में जा घुसी, 2 की मौत, सीएम ने 2 लाख मुआवजे की घोषणा की। बिहार के वैशाली में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, 8 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। बिहार के सिवान में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराई थी गाड़ी। महाराष्ट्र के पुणे में हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, एक ट्रक ने हाईवे पर 48 गाड़ियों को टक्कर मारी, हादसे में कुछ लोग घायल। उत्तर प्रदेश मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार खड़े ट्रैक्टर से टकराई, हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग, कार सवार 2 लोगों की जलकर मौत। बिहार के सिवान में कुछ बदमाशों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया, ट्रक के अंदर सो रहे ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के कटिहार में खाना बनाते वक्त हुआ हादसा, भीषण आग में आसपास के 4 घर जलकर राख हो गए, गांव के लोगों ने आग पर काबू पाया। पंजाब के लुधियाना में एक धागे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। महाराष्ट्र के थाने में एक कार में लगी भीषण आग, वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाले गए कार सवार, आग में जलकर राख हुई कार। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में फूड ऑयल के प्लांट में भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के राजसमंद में जमीन विवाद, एक पुजारी परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश, करीब 10 हमलावरों ने दुकानों में घुसकर पेट्रोल बम फेंका, आग में बुजुर्ग दंपत्ति 80% झुलसे, हिरासत में 8 आरोपी। मध्य प्रदेश के बैतूल में आंगनबाड़ी भवन के अंदर लगी भीषण आग से हाहाकार मचा, सारे दस्तावेजों सहित सामान जलकर राख हुआ, कुछ लोगों पर आग लगाने का शक। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिसकर्मियों ने फांसी के फंदे से महिला को नीचे उतारा, 6 मिनट से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर मौके पर पहुंचे थे पुलिस के जवान। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में नक्सलियों ने कई जगह की आगजनी, मोबाइल टावर और बस में लगाई आग, अंतागढ़ नारायणपुर स्टेट हाईवे को जाम किया। तमिलनाडु के शिवकाशी में आग से मची अफरा तफरी, भद्रकाली अमन मंदिर के राजगोपुरम मंदिर टावर में लगी आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ईडी ने निवेशकों से ठगी के आरोप में शाइन सिटी ग्रुप की 31 करोड़ 24 लाख की संपत्ति अटैच की, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, गार्डन में 2 लोग नमाज पढ़ते नजर आए। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक सरकारी स्कूल में संगीत और डांस के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मस्ती करते हुए गणित की पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं छात्र। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक लड़के ने एटीएम मशीन तोड़कर रुपए निकालने की कोशिश की, तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों की मौत। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है, रिहायशी इलाकों में कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है तेंदुआ। पाकिस्तान सीमा के पास बीकानेर में युद्धाभ्यास, शत्रु नाश की शुरुआत, भारतीय सेना ने कई टैंक और वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज 3रा दिन, प्रधानमंत्री ने सुरेंद्रनगर में रैली को किया संबोधित, दोपहर करीब 2 बजे जमसूर और फिर 4 बजे नवसारी में रैली को करेंगे संबोधन। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप, बीजेपी ने वीडियो जारी कर बोला हमला, कहा टिकट के लिए मांगे गए 80 लाख रुपए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला गैंगरेप केस में दोषियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन को मंजूरी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी किया था।
अरुण गोयल ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रपति ने अरुण गोयल की नियुक्ति की दी थी मंजूरी। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं गोयल। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आज से आगाज होने जा रहा है। आज से भारतीय पेनोरमा की शुरुआत होगी। 25 फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल। ज़पोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भारी बमबारी। चेचन नेता कादेरफ ने वीडियो जारी कर यूक्रेन की सेना पर लगाया हमले का आरोप। अमेरिका के कोलोराडो में एक नाइट क्लब में फायरिंग। ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों की मौत, 18 घायल। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना में चल रहे हॉलीडे परेड के दौरान एक ट्रक ने कुचलकर लड़की की मौत हो गई। घटना के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। आरोपी गिरफ्तार। रूस में एक साथ 2 ज्वालामुखी में विस्फोट होने से लोगों में दहशत फैल गई है। ज्वालामुखी फटने से पूरे इलाके में मलबा बिखर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। रूस के मॉस्को में इंडस्ट्रियल एरिया में 1-2 इमारत मंजिला में आग लग गई। आग बुझाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर यहां पर लगाए गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग त्योहार की तैयारी में जुट गए हैं। यहां के चिड़ियाघर प्रशासन ने पर्यटकों को लुभाने के लिए खास इंतजाम किए। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अब आगे देखते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए धमाकेदार 50। श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों को खोजने के लिए पुलिस का तलाशी अभियान जारी। मैदानगढ़ इलाके में एक तालाब में शव का सिर होने की आशंका। तालाब के अंदर तलाशी अभियान। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज। आरोपी आफ्ताब को लेकर अंबेडकर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाने के लिए पहुंची पुलिस। श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफ्ताब का मंगलवार को होगा नाको टेस्ट। अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब से पूछे जा सकते 50 सवाल। श्रद्धा हत्याकांड मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफ्ताब नशा तस्करों के संपर्क में था। ड्रग डीलर का पता लगा रही है पुलिस। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने मुंबई में लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक से 2 घंटों तक पूछताछ की। पुलिस की एक टीम मीरा रोड इलाके में आफ्ताब के घर वालों के फ्लैट में भी पहुंची। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पिता पर हॉरर किलिंग का शक। पुलिस सूत्रों का दावा, पिता ने पहली बेटी की पिटाई की, फिर गोली मारकर हत्या की। यमुना एक्सप्रेसवे पर मिला था लड़की का शव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गायब हुई लड़की का मिला शव। लापता होने के 5 दिन बाद एक गाड़ी से बरामद किया गया शव। पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। कई टुकड़ों में कटी महिला के शव को बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप। 3000 रुपए के खातिर की हत्या। शव को देखिए, बाद आपका स्वागत है। क्या लव जिहाद जो है वो क्या एक जुमला है? क्या एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए जानबूझकर ये टर्म कॉइन किया गया है? मतलब दरअसल लव जिहाद बहाना एक धर्म विशेष है, बहाना मजहब है, निशाना। इसी को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। अशोक गहलोत का बयान है, वो एक बार बयान सुना देते फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या लव जिहाद सच्चाई है, क्या जवाब दिया उन्होंने, वो सुनिए फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप ये मानते हैं कि लव जिहाद एक रियलिटी? ये घटना है, घटना दुर्घटना है। ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं। आप इसको किसी रूप में ले लीजिए। ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर, उसका फायदा आपको मिल रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, संगठित करना हो, मॉब क्रिएट करना हो तो बड़ा आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान है, आग को बुझाने में वक्त लगता है। तो क्या लव जिहाद सिर्फ एक जुमला है? शादाब, अब आपकी बारी है, बोलिए भाई। शादाब चौहान जी, लव जिहाद जुमला आपके हिसाब से, या आपको लगता है ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है और इससे निपटने की जरूरत है? बताइए शादाब। फिर सोमैया जी आ रहा हूं।
देखिए अमन भाई, जब से पूरी डिबेट शुरू हुई, जितने भी भाजपा समर्थित प्रवक्ता थे, ऐसा लग रहा था कि वो महिलाओं की सुरक्षा पर नहीं बल्कि इस्लाम के खिलाफ डिबेट करना है। उनकी भाषा शैली वही सब, कोई 1500 का इतिहास बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन मैं कुछ तथ्यों पे बात करूंगा। आपके चैनल ने भी जिन बेटियों का जिक्र किया है, जो फोटो लगी, अच्छी बात है, हर बेटी की बात होनी चाहिए, लेकिन क्या एक भी उस बेटी का जिक्र किया है कि जिसका हत्यारा मुसलमान ना हो? देश के अंदर 49 महिलाओं के खिलाफ हर घंटे अपराध होता है और रोजाना 86 बलात्कार होते हैं। एक साल में 31,000 बलात्कार होते हैं भारत के अंदर। लेकिन क्या उनको अपराध, इस तरह के कृत्य करने वाले एक धर्म या एक जाति के लोग हैं? निश्चित जो बलात्कारी है, चाहे उसका जाति धर्म कुछ भी हो, उसको सीधे सूली पे लटकाना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए। क्या बताइए, प्रिंस यादव ने 6 टुकड़े नहीं किए आराधना के? क्या इंजीनियर राजेश ने अनुपमा के 72 टुकड़े करके फ्रिज में नहीं रखा था? कौन सी किताब पढ़ी थी उसने? और दूसरा तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं रख रहा हूं कि एक मानसिकता इस बात में लग गई है राजनीतिक लाभ के लिए कि वो इस्लाम को गाली देंगे और लव जिहाद शब्द का प्रयोग करेंगे। आप लव आतंकवाद कहिए, और हमारे यहां धोखे से विवाह करने वालों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान पहले से कानून में है। तो ये राजनीतिक लाभ के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इसका मूल कारण इन हत्याओं का आज मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जो ये घटनाएं होती है ना, कभी प्रीति शर्मा फिरोज की हत्या करती है, कभी आफ्ताब श्रद्धा की हत्या करता है, इसका मूल कारण है यह है कि अपने परिवार को छोड़कर, मां बाप को छोड़कर, भारतीय संस्कृति को छोड़कर 90% घटनाएं जो होती हैं उसके जिम्मेदार लिव इन रिलेशनशिप और लव अफेयर है। हमने जो मां बाप तुम्हें पैदा करता है, जो पालता है, जो आपका ख्याल रखता है, क्या वो आपके लिए वर वधू नहीं ढूंढ सकता? क्या जो सीता रूपी महिलाएं हैं, जो लक्ष्मण रूपी पुरुष हैं, उनके साथ ये अपराध नहीं होता? आजादी के नाम पर ये गुंडागर्दी कैसे चलेगी? बेशक संविधान आजादी इच्छा है भाई, एक मिनट रुकिए, वो इच्छा है लड़की की। रुकिए, मैं आपसे बस, जो आपने प्रिंस का जिक्र किया, क्या नाम लिया आपने? प्रिंस क्या नाम था? क्या नाम लिया आपने? प्रिंस यादव। क्या प्रिंस यादव शादाब बनकर गया था लड़की के पास फंसाने उसको, या नाम बदल कर गया था क्या, या रिजवान बनकर गया? अब सुन ली, ऐसा हुआ था क्या? मतलब जब वो नाम बदलेगा तो ही वो लव जिहाद होगा। समझे नहीं अब आप? अब आप समझ गए डिफरेंस? भैया जो अभी शुभरास्ता जी ने समझाया, एक मिनट समझिए, हो सकता है जवाब तो सुनो। शादाब एक मिनट आप ही बोलेंगे। जो डॉक्टर रिजवान ने समझाया, जो शुभरास्ता ने समझाया, इसको इस तरह से समझिए। आपने नाम लिया प्रिंस का, इंजीनियर यादव, जिसका भी नाम लिया आपने, क्या ये दोनों धर्म बदलकर इन्होंने जो है फंसाया था मुसलमान बच्ची को, धर्म बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए। आप सुन लीजिए। हाँ जी। आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अभी कपिल मिश्रा चुनौती देकर के गए हैं कि इस पे डायलॉग होना चाहिए। मैं आपके चैनल मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या प्रिंस यादव ने अपना धर्म छिपाया, हाँ या ना? उसने पहचान बदली, हाँ या ना? आपने इतना नहीं, आपने 4 लोगों को जो मौका दिया उनको टोका बीच में। शादाब आप 10 मिनट बोलिएगा, बस मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जवाब सुनिए। हाँ बताइए, 10 मिनट। जवाब का, सवाल का जवाब सीधा दूंगा। शादाब चौहान भागता नहीं है, सीधा जवाब दूंगा। लेकिन जो कपिल मिश्रा कह के गए 10 सेकंड उस पर मुझे बोलने दीजिए। नहीं, पहले मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए, या बोल दीजिए अमन जी नहीं आपके सवाल का जवाब, या बोल दीजिए नहीं है। क्या प्रिंस यादव और इंजीनियर, जो भी आपने 2 नाम लिए, पूरा सवाल फिर से सुनिए। क्या इन्होंने धर्म बदला था अपना? डिबेट करना, क्या धर्म बदलकर मुसलमान बच्ची को फंसाया, हाँ या ना? नहीं, जवाब सुनना है नहीं सुनना? जवाब सुनना है नहीं? जवाब सुनना है या नहीं? अगर आप जवाब नहीं सुनना चाहते तो आपकी मर्जी, फिर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जवाब शादाब चौहान भागने वालों में से नहीं है। कान खोल कर सुनो, कान नहीं, सुनिए अमन, सुन लीजिए आप। अगर आप, हाँ जवाब सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि अभी कपिल मिश्रा चुनौती देकर गए। शादाब चौहान 1 by 1 पब्लिक डिबेट की चुनौती स्वीकार करता, अगर हिम्मत है तो दिल्ली में तारीख और सब कुछ तय कर लो। जी किशन रेड्डी, सबको भूल जाइए, आपका जवाब अमन चोपड़ा से बात करिए। क्या प्रिंस यादव जो आपने नाम बताया, क्या इस शख्स ने मुसलमान बच्ची को फंसाने के लिए अपनी पहचान छुपाई, हाँ या ना? छुपाई तो मुझे बताइए, तो वो है लव जिहाद। क्या छुपाई उसने? समस्या यह है, अरे हाँ या ना? समस्या यह है कि अमन चोपड़ा सुब्राष्ट्रा के बीच में बोलने की हिम्मत नहीं, सुब्राष्ट्रा के बीच में बोलने की हिम्मत नहीं, बीजेपी के बोलने के बीच में हिम्मत नहीं। लेकिन शादाब चौहान जो बोलेगा वो तुम्हारे एजेंडे को फिट नहीं करेगा तो नहीं सुनोगे। जी किशन रेड्डी कौन है? कौन है जी किशन रेड्डी? भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री कहता है लव जिहाद होता ही नहीं।
लव जिहाद होता ही नहीं। और जो इस तरह की बात कर रहा है वो देश के दुश्मन है। जो धर्म का एंगल लाते हैं तुम देश के दुश्मन हो। अमन चोपड़ा अगर धर्म का एंगल लाता है तो देश का गद्दार है। जो धर्म का एंगल है वो देश का गद्दार। चलिए एक और सवाल लूंगा आपसे, फिर मैं शुभराज जी आपके पास आऊंगा। जो धर्म का एंगल है वो देश का गद्दार, ठीक। जो धर्म का एंगल लाए वो देश का गद्दार। शादाब, अपराधियों में धर्म का एंगल लाए वो देश का गद्दार। चलिए अब अगला सवाल लीजिए फिर। जो अपराधियों में धर्म का एंगल लाए वो देश का गद्दार, ये शादाब जी ने अभी बोला। कठुआ गैंगरेप मामले में, 25 के मामले में, कठुआ गैंगरेप मामले में रेपिस्ट का धर्म ढूंढने वाले शादाब चौहान सबसे पहले आप थे, याद है? मंदिर में रेप, देवस्थान में रेप, याद आया? याद आया? जुनैद में, अखलाक में, जुनैद में, अखलाक में, रकबर में एक प्रोग्राम अपराधी का धर्म ढूंढने वाले सबसे पहले शादाब चौहान गद्दार हैं क्या? नहीं है अमन चोपड़ा आपके अंदर हिम्मत। आपको जितना सुनिए, जितना आपको इस चीज का पेमेंट मिलेगा एजेंडे का, वही काम कर सकते हो आप। उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता अमन चोपड़ा। आपका बस बहुत है मेरे ख्याल से। और सवाल पूछूंगा, 2 और सवाल पूछूंगा, आपको और बुरा लगेगा। मुझे अच्छा लगा भाई, अपराध में धर्म नहीं ढूंढना चाहिए। आज की सारी डिबेट ये थी, अपराध में धर्म नहीं ढूंढना चाहिए। शादाब मुझे अच्छा लगा था। कठुआ वाले मामले में ना आप लोगों ने जो एजेंडा चलाया था, मंदिर में रेप, देवस्थानम में रेप, हिंदू रेपिस्ट, आप लोगों ने रेपिस्टों का धर्म ढूंढ लिया। मॉब लिंचिंग में आप लोगों ने धर्म ढूंढा। अखलाक, रकबर, जुनैद में आप लोगों ने धर्म ढूंढा। हिंदू आतंकवादी आप लोगों ने बनाया। यहां तो सिर्फ लव जिहाद बोला गया शादाब। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कोई नहीं सर, हो गया शादाब, हो गया शादाब। मैं सोमैया जी का कमेंट ले लेता हूं, फिर शुभराज जी आऊंगा। एक एक करके समझना जरूरी है टॉपिक को, क्योंकि हो सकता है कहां कंफ्यूजन है, कहां फाइन लाइन है। डॉक्टर रिजवान आपके पास भी आ रहा हूं। शादाब एक मिनट। सोमैया जी, आपको क्या लगता है सोमैया जी, क्या ये कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए टर्म क्वाइन की गई है? सोमैया राणा समाजवादी पार्टी से। सोमैया जी आपकी टर्न है मैम, बोलिए। जी अमन जी, जहां तक बात लव जिहाद टाइटल की है, उस टाइटल से यकीनी तौर पर हम सबको एतराज है। लेकिन अगर ये देश में, हमारे देश में अगर ये चलन चल गया है कि मुसलमान लड़के अपना धर्म बदलकर नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ अफेयर्स या शादी की बात करते हैं, तो ये इसको मैं पूरी तरीके से खारिज करती हूँ। ये इस्लाम के भी खिलाफ है, क्योंकि आप किसी को धोखा देकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, किसी को गफलत में डाल के आप किसी के साथ भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये हो गई। वो शख्स अपने आप को मुसलमान ना कहे, कि जो इस्लाम के नाम पर ये सोचे कि हम किसी भी नॉन मुस्लिम से शादी करके और फिर दबाव डाल के उसको मुसलमान कर लेंगे तो हम कोई बहुत बड़ा काम कर लेंगे, कोई मुझे बहुत बड़ा जिहाद का सवाब मिल जाएगा। ऐसा इस्लाम बिल्कुल, इसको इस्लाम खारिज करता है। इस्लाम अगर कोई कबूल करे तो इस्लाम की नीतियों को पसंद करके कबूल करे, वो इस्लाम असल इस्लाम का मकसद है। अब रही बात इस तरीके की जो राक्षस तरीके का जो इन्होंने अपनाया, जो आफ्ताब साहब है जिन्होंने श्रद्धा को एक बच्ची के इतने टुकड़े किए, और उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि मतलब उसका दिल नहीं कांपा, सुन करके रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं। तो जितनी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए वो हो, क्योंकि 1990 में जब हम कलकत्ता रहते थे उस वक्त में भी हमारे स्कूल की एक बच्ची वैलेंट गोल्डस्मिथ की, हेतल पारिक के भी बहुत सारे 18 टुकड़े किए गए थे। धनंजय चटर्जी शायद नाम था उसका, उसको फांसी की सजा हुई। और मुझे लगता है कि इस पर बिना सोचे समझे, बिना किसी ट्रायल के अगर ये साबित हो जाता है तो फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस देश में हमारी बच्चियां किस तरीके के एक डरावने माहौल में जी रही हैं, मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। और इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। और टीवी चैनल्स पे बैठ के डिबेट ये होनी चाहिए, ये नहीं कि किसने मारा, उसका धर्म क्या था और उसका क्या था। इस पर डिबेट होनी चाहिए कि इन सब चीजों पर कैसे पाबंदी लगे, किस तरीके से धर दबोचे जाएं ऐसे लोग, और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे आइंदा आने वाले वक्त में लोग ठर्राएं, सोचे, इस तरह की बातें सोचते हुए भी डरे कि हम इस तरीके की वारदात को अंजाम दें। ठीक है, आपका कहना है कि इसको सख्ती से निपटे, लेकिन धर्म नहीं देखना चाहिए अपराधी का और जनरलाइज। डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलना चाहेंगे, फिर शुभ रास्ता आप। एक मिनट आप दोनों का। पहले डॉक्टर रिजवान आपने शादाब को चुना, सोमैया जी को सुना, धर्म नहीं ढूंढना चाहिए। अश्वनी जी आ रहा हूं आपके पास भी। डॉक्टर रिजवान बोलिए, फिर शुभ रास्ता आप। अश्वनी जी उनके बाद आप। जी हाँ, अमन भाई, जितने भी आपके पैनल पे कम उम्र के लोग हैं वो आपका टॉपिक नहीं समझे। टॉपिक महिला के खिलाफ अपराध नहीं है। आज अभी 6 महीना पहले गुरबेज अंसारी ने रमशा अंसारी नाम की लड़की को उत्तराखंड के एक होटल में मारा, सूटकेस में रख के ले जा रहा था, रिसेप्शनिस्ट ने उसको पकड़ा, वो पकड़ा गया। तो यहां वो कत्ल की यहां फिलहाल चर्चा नहीं हो रही है। वो समझ नहीं पाए
कि आपका टॉपिक क्या है। मैं कोशिश करता हूं, समझाता हूं। यहां टॉपिक है कि प्रेम जाल में फंसा के कितने मुसलमान लड़कों ने कितनी हिंदू लड़कियां मारी, पकड़ लेते हैं पिछले 10 साल, और हिंदू लड़कों ने गलत नाम बता के या फंसा के कितनी मुसलमान लड़कियां मारी। कुल मिला के ये है आज के डिबेट का लब्बो लबाब। और उसमें हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो आंकड़े 100 पार कर रहे होंगे, दूसरी तरफ शायद एक भी केस ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि दूसरी तरफ ऐसा केस नहीं है जहां हिंदू लड़के ने झूठ बोल के गलत नाम बता के कोई मुसलमान लड़की मारी हो, अब बच्चे लोग करें क्या? तो वो महिलाओं के बलात्कार की बात कर रहे हैं, किसी हिंदू लड़की की बात कर रहे हैं जिसे हिंदू आदमी ने मारा। अरे यहां वो डिस्कस नहीं हो रहा। पहले पैनलिस्ट को टॉपिक समझना चाहिए कि टॉपिक है क्या। आगे बढ़ता हूं। 4 दिन से सुन रहा हूं कि होम मिनिस्टर ने यह बोला कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक भाई, कानून में जाहिल जैसी भी कोई चीज नहीं है, लेकिन जाहिल होते हैं समाज में। चलो, आज लोगों ने होम मिनिस्टर की बात मान ली। मैं पिछले 3 दिन से सुन रहा हूं कि होम मिनिस्टर ने बोला, होम मिनिस्टर ने बोला, होम मिनिस्टर ने बोला। तुमने मान ली ना? चलो मान ली। लेकिन उसी होम मिनिस्टर ने जब यह बोला कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है, तब तुमने उसी होम मिनिस्टर की बात नहीं मानी। पर भैया, फिर तो दोनों बात मानो ना होम मिनिस्टर की। लव जिहाद भी नहीं है और पीएफआई एक आतंकी संगठन है। अब शुभ रास्ता सर, एक एक करके। बिल्कुल शुभ रास्ता, आपकी टर्न। बोलिए शुभ रास्ता जी। धर्म नहीं ढूंढना चाहिए, अपराधियों का धर्म नहीं ढूंढना चाहिए, वो गलत है। अमन जी, कुछ पर्सनल एलिगेशन लगाए गए कि जब मैं बोलती हूं तो आप इंटरवीन नहीं करते। आप बिल्कुल इंटरवीन कीजिए, बल्कि पैनलिस्ट को भी कहिए इंटरवीन करें। अगर मैं गलत तथ्य दूं या अगर मैं कोई गलत बयानबाजी कर रही हूं तो बीच में बिल्कुल इंटरवेंशन होना चाहिए। लेकिन बाकी लोग 15 मिनट बकवास बोलें और उनको बीच में इंटरप्ट किया जाए, इसकी जिम्मेवारी, इनके जाहिलता की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। आप डिबेट प्रिपेयर करके आइए, डिबेट का टॉपिक समझ के आइए, तब शायद आप भी प्रामाणिक रूप से बात रख पाएंगे और कोई बीच में आपको नहीं टोकेगा। मैं सुमैया राणा जी की बात से इत्तेफाक रखती हूं, तो कहने को तो मैं भाजपा समर्थक हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रख रही हूं। आज इन्होंने जो भी कहा, अभी बात सच है। महिला सुरक्षा की बात आप मतलब 4 मर्द कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि महिला सुरक्षा पर महिलाएं किस हिसाब से बोले? मैं क्यों दूं किसी पीस पार्टी के प्रवक्ता को अपनी पॉलिटिक्स में पीस पार्टी के प्रवक्ता के साथ मैं क्यों शेयर करूं कि मैं महिला सुरक्षा को लेकर कितनी आग्रही हूं और कितना काम कर रही हूं? कौन है ये नेता जिनको मुझे देना है वोट मांगने? ये आएंगे या मैं जाती हूं इनके पास वोट मांगने? इनको अगर तमीज नहीं है बात करने की, अगर इनको तमीज और शऊर नहीं है ये समझने का कि टॉपिक क्या डिस्कस हो रहा है, तो मैं फिर से कह रही हूं, मैं किसी भी नेता के जाहिलता की जिम्मेवारी नहीं ले सकती। दूसरी चीज, बार बार ये दुहाई दी जाती है, संसद में नकार दिया गया, सदन के पटल पर फलाना मिनिस्टर ने कह दिया कि ऐसा नहीं है। भाई, कोई भी मिनिस्टर कह रहे हो, अगर उनको राजस्थान में जो भी संगठन है जो नारी मुक्ति के लिए काम करती हैं, अगर उनके 153 केसेस को वो धता बताते हुए कह रहे हैं कि लव जिहाद का केस नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों लिया जाना चाहिए कि आप लव जिहाद को क्यों, बिल्कुल भी झारखंड का केस देखिए, स्टेट के पास पिटीशन पड़ी हुई है लव जिहाद की। तो ये नेता क्या है, मतलब बिल्कुल भांग खा के सोए हुए हैं क्या ये लोग जो आपके यहाँ पैनल में बैठे हुए? उनको बिल्कुल पता नहीं है क्या कि देश दुनिया में क्या हो रहा है? और बात सिंपल सी है, मैं तो कह रही हूँ, जितने ये बार बार नाम गिरा रहे, प्रिंस यादव ने ये कर दिया, फलाना हिंदू ने फलाना हिंदू को मार दिया, हिंदू महिला को मार दिया, फलाना हिंदू ने मुसलमान महिला को मारा। अरे बताइए ना, किस हिंदू ने अपनी पहचान छुपाई हो, अपना जनेऊ काट दिया हो, माथे पर टोपी लगाई हो, कहा हो कि हम मुसलमान हैं, मुझसे ब्याह करो? कहो, आप बताओ। ठीक है, अभी डिबेट को मुझे यही रोकना होगा, मुझे डिबेट को यही रोकना होगा। आक्षेप लगाइएगा तो मैं अच्छे से सुना दूंगी। बहुत शुक्रिया आप सबका, मुझे डिबेट को यहीं पर रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन डिबेट को लेकर एंगल से भी ये था कि क्या धर्म बदला गया या नहीं बदला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करप्शन पर भारतीय राजनीति के, मतलब भारतीय राजनीति में विरोधाभास के अल्ट्रा प्रोमैक्स वर्जन का विश्लेषण करेंगे। विरोधाभास के अल्ट्रा प्रोमैक्स वर्जन 9 साल पहले, यानी कि साल 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा था कि दिल्ली के लोग स्पाई कैम्स, यानी कि खुफिया कैमरे खरीद लें या फिर अपने मोबाइल फोन से रिश्वत लेने वालों का स्टिंग ऑपरेशन कर ले। ये उन्होंने कहा था 2013 में।
स्टिंग ऑपरेशन कैसे करना है यह सिखाया भी गया था। बाकायदा ये सिखाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था कि कोई अगर रिश्वत लेता है तो स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए। आपसे कोई रिश्वत मांगे कहीं पे, आप तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, स्टिंग कर लो, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, जो रिकॉर्डिंग हो सके वो रिकॉर्डिंग कर लो। वो रिकॉर्डिंग करके आप हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में लाके सुना दो और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आपके साथ मिलकर ट्रैप प्ले करेगा और उस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लेगा। जब अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था तो दिल्ली के पालिका बाजार में खुफिया कैमरों की सेल 100% तक बढ़ गई थी, लेकिन आज पिछले 78 दिनों में उसी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हर 13 दिन में एक स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ हर 13 दिन में, औसतन पिछले 175 दिनों से हर 19वें दिन में एक आरोप लग रहा है। 175 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने 2011 में राजनीतिक पार्टी बनाने से पहले दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि गड़बड़ कुर्सी में है और जो कुर्सी पर बैठता है वो करप्ट हो जाता है। आप 11 साल पहले दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से दिया गया अरविंद केजरीवाल का यह बयान सुनिए, फिर आगे का विश्लेषण करेंगे। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। इसलिए हमने कहा कि विरोधाभास का अल्ट्रा प्रोमैक्स वर्जन, विरोधाभास का अरविंद केजरीवाल जिस सत्ता की कुर्सी की बात कर रहे हैं, दिल्ली और पंजाब में उस कुर्सी पर आज उन्हीं की पार्टी का कब्जा है। विडंबना यह कि इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है वाली बात जो उन्होंने कही थी आज केजरीवाल के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। 78 दिनों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ 6 स्टिंग ऑपरेशन आ चुके हैं। उन्होंने स्टिंग करना सिखाया था, उन्हीं के खिलाफ 78 दिनों में लगभग 6 स्टिंग हो चुके हैं। आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने जो स्टिंग जारी किया है उसे मदर ऑफ ऑल स्टिंग बताया है। बीजेपी ने आज दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में एक टिकट के लिए 80 लाख रुपए मांगे हैं और यह उगाही आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की मर्जी से हो रही है। बहन बिंदु जी कहती हैं मैं पूरा तो अभी मैं पहला टोकन दे देती हूँ और टोकन कितने का, 21 लाख का मैं टोकन दे देती हूँ और बाद में फिर मैं 40 लाख दूंगी और उसके बाद में फिर 21 लाख दूंगी, कुल मिलाकर के लगभग 80 लाख रुपए दिया जाएगा। क्या आपने उन लोगों को लूप में रखा है? राखी बिडलान जी पिछली बार इन्वॉल्व थी, क्या उनको पता है ये सब? तो ये दोनों बोलते हैं कि हाँ राखी बिडलान जी की सहमति है। राखी बिडलान जी पीएसी, इनकी एक पीएसी कमेटी होती है, तो सुपर कमेटी बोलते हैं जिसको, जो टिकट तय करती है। तो वो पूरा का पूरा विषय राखी बिडलान जी को पता है और आप निश्चिंत रहो, क्योंकि हमारे पास 8 लोगों का माल आ गया है। मतलब 8 प्रत्याशी उस लोकसभा के, उनका माल आ गया है, तो उनका नाम तो 5 लोगों के कमेटी के पास जा रहा है। 5 कमेटी के सदस्य कौन है आएगा, वीडियो में आएगा। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, अतशी मार्लेना और आदिल खान जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं। तो ये 5 लोग नाराज हो जाएंगे और आपका पैसा जब आ जाएगा तो नाम भी चला जाएगा। तो आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी के आरोपों को एक तरीके से राजनीति के मनोहर कहानियां बताकर खुद को पाक सा बता दिया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह आम आदमी पार्टी और कुर्सी का करप्शन वाला किस्सा है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद है। कैलाश गहलोत डीटीसी बस खरीद घोटाले के आरोपी हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के आरोपी हैं। अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में जेल जा चुके हैं, हालांकि फिलहाल वो जमानत पर हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश प्रति त्रिपाठी कैश फॉर टिकट कांड से घिरे हुए हैं। इसी तरह गुजरात से आम आदमी पार्टी के पूर्व उम्मीदवार कंचन जरीवाला से तो उल्टा उनकी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैसे मांगे। ये आरोप खुद जरीवाला के हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश गोयल पर एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले घूस लेने के आरोप लगे। इसी तरह विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप में तो जैस्मिन शाह को
पद का दुरुपयोग करने के मामले में बर्खास्त किया गया। कुर्सी का ये करप्शन वाला किस्सा बताता है कि गड़बड़ वाकई कुर्सी में ही है, क्योंकि कुल मिलाकर पिछले 175 दिनों में आम आदमी पार्टी के 9 बड़े नेताओं पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा, 175 दिनों में आम आदमी पार्टी के 9 बड़े नेताओं पर इस तरह के आरोप, यानी कि औसतन 19 दिनों में एक नेता पर आरोप, हर 19 दिन में एक नेता पर आरोप। यानी कि अगर सियासत की पिच में, अगर क्रिकेट की लैंग्वेज में समझाया जाए आपको, तो सियासत की पिच पर हर 19 दिन में आम आदमी पार्टी के किसी ना किसी नेता के खिलाफ आउट की अपील की गई है। और एक दिवसीय क्रिकेट में 19 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा माना जाता है वैसे। इसी तरह पिछले 78 दिनों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ 6 स्टिंग ऑपरेशन सामने आ चुके हैं, यानी कि हर 13 दिन एक स्टिंग, हर 13 दिन एक स्टिंग। अब सवाल यह है कि करप्शन को जड़ से खत्म करने का वादा करके सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी जैसा दल खुद इस भ्रष्टाचार के दलदल में कैसे फंस गया, आरोपों में कैसे फंस गया, कैसे केजरीवाल की पार्टी की स्थिति इस तस्वीर जैसी हो गई, जिसमें देखिए एक तरफ तो सुधारों का कालीन बिछाया गया है, दूसरी तरफ एक तरफ सुधारों का कालीन बिछाया गया और दूसरी तरफ करप्शन के आरोपी उसी कारपेट को पीछे से लपेटने में लगे हैं। आज हमने इस पर विचार किया, हमने इसका विश्लेषण किया, तो हमें 5 बड़ी बातें समझ में आई हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बड़ी बात यह है जो अब हम बताने जा रहे हैं, जो 5 बड़ी बातें हमने आपको अब हम समझाने जा रहे हैं, वो जो खुद अरविंद केजरीवाल ने 11 साल पहले रामलीला ग्राउंड से कही। गड़बड़ कुर्सी में ही है, जो कुर्सी पर बैठता है वही करप्ट होने लगता है। वैसे भी अंग्रेजी में एक कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी कि जैसे ही किसी को शक्ति मिलती है वो उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसे समझने के लिए इसमें दरअसल एक प्रयोग किया गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1971 में, कि हाउ पावर करप्ट्स, कैसे पावर करप्ट करती है, जिसका नाम था, एक एक्सरसाइज की गई प्रिजन एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ छात्रों को एक नकली जेल का गार्ड बना दिया गया। जेल का गार्ड बनते ही इन छात्रों के पास असीम शक्तियां आ गई और इन्होंने बाकी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर आपको किसी व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा लेनी है तो आप उसे असीमित ताकत दे दीजिए, फिर देखिए कि वो क्या करता है। पावर करप्ट्स। भ्रष्टाचार के आरोपों वाले दलदल में फंसते जाने की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है, केजरीवाल दरअसल जिस एंटी करप्शन कैंपेन के दम पर सत्ता में आए थे ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एंटी करप्शन कैंपेन के दम पर जिस सत्ता में आए थे वो, उन्होंने उस एंटी करप्शन मूवमेंट को एंटी मोदी कैंपेन में बदल दिया है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल भी बाकी पार्टियों की तरह अब ध्रुवीकरण की राजनीति में यकीन रखने लगे हैं और शायद उनके लिए करप्शन का मुद्दा अब उतना धारदार नहीं रहा, या उनकी छवि भी धूमिल हो चुकी है करप्शन को लेकर। चौथी बड़ी वजह यह उनकी कथनी और करनी में फर्क। इसे आप एक वीडियो के जरिए समझिए जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की जेलों से वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया और अब दिल्ली की जेलों में किसी भी नेता को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती, जबकि दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता जेल में आम आदमी पार्टी कह रही है इलाज, बीजेपी कह रही है मसाज पाते हुए नजर आ रहे हैं। इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था, कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना। और देखिए 5वीं वजह पारदर्शिता की कमी है। केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई तो वो पारदर्शिता की बात करते थे, लेकिन अब उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, आरोपियों पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर कोई पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इतना नहीं, वो भ्रष्टाचार का विरोध भी और भ्रष्टाचारियों के साथ एक मंच पर भी नजर आते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था। जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको।